अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना लिविंग वर्ड इन टाइम और फाइलेटिक लीनेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। दिस टॉपिक रिजेंबल्स अ लॉट विद द नाइन्थ क्लास बायोलॉजी विद चैप्टर 2, जिसमें हमने मलेरिया वाला सारा डिस्कस किया था। लेट्स डिग इट इन। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज नॉलेज है। इट मीन्स कि साइंस के अंदर जो नॉलेज है, जितना भी आता है, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जज करके फिर उसको हम जो है वो साइंस के अंदर अंदर लाते हैं। तो प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके जो है वो नॉलेज को जज करता है कि हाँ ये ठीक है, फिर उसको जो है हम साइंस के अंदर रखते हैं। लाइक दिस साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस ऑल्सो हैव अ सेट मैथडोलॉजी। दूसरी साइंसेस जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स हो गया, ठीक है, इसकी तरह बायोलॉजिकल साइंसेस में भी जो है वो सेट मैथडोलॉजी है, यानी डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अब ये जो मेथड्स हैं इनकी बेस क्या है? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। ठीक है, ये तमाम मेथड्स में बेस क्या है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे। अब इस एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी को जो है आगे फर्दर डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होती है? ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे करने से। और ऑब्जर्वेशन जो हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में हम 5 सेंसेस के ज़रिए कर सकते हैं: विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी से मुराद यहाँ पे ये है, जिस चीज़ के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी फंक्शनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है वो कैसा काम कर रहा है, फिर हम उस तरह की जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि क्वालिटेटिव हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव जो होंगी वो ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस। जब कोई भी ऑब्जर्वर जो होता है ऑब्जर्वेशन कर लेता है, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को डाटा में जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और उसको एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी टेम्परेरी है, यानी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो टेम्पटेटिव एक्सप्लेनेशन दी जाती है, आगे इसकी फर्दर फिर टेस्टिंग की जाती है। देन हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। और फिर इसको जो है वो हाइपोथेसिस की फर्दर जो है वो टेस्टिंग की जाती है और एंड में हमारे पास जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर हाइपोथेसिस बनता है। सो हाइपोथेसिस कैन बी रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। 2 टाइप की यहाँ पे रीजनिंग बताई गई हैं, ठीक है, जिनसे हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। इट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले हम जनरल जो प्रिंसिपल्स, अज्यूमेशंस, अजम्पशंस बनी होती हैं, जनरल रूल्स बने होते हैं, उनको हम जो है वो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उन हाइपोथेसिस को चेक करते हैं और फिर उसकी बेस पे एक स्पेसिफिक जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल अजम्पशंस, यानी जनरल रूल्स की बेस पर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाना डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। अब इसके अंदर जो है वो इफ़ देन लॉजिक इस्तेमाल होती है। इफ़ देन से मुराद ये है कि अगर एक हाइपोथेसिस को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्कस करके हमें पता लग गया कि वो जी ठीक है, ट्रू है, देन उसकी बेस पे हम जो है वो रिजल्ट बनाते हैं। इफ़ देन से ये मुराद है। इफ़ अगर जो है वो टेस्टिंग के जरिए हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं होगी, देन रिज़ल्ट नहीं बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हम मिसाल दे रहा है स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बनने की जनरल असम्पशन से। इफ़ वी एक्सेप्ट डैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि जनरली बात हो रही है कि अगर साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बर्ड्स के पास जो है विंग्स होते हैं। ठीक है, द स्पैरोज आर ऑल्सो बर्ड्स। ठीक है, स्पैरो जो है वो भी बर्ड है, तो फिर उसके पास भी जो है विंग्स होंगे। इस तरह पहले जनरली सारे बर्ड्स की बात की गई और फिर स्पेसिफिक कंक्लूजन निकला कि स्पैरो के पास भी विंग्स होंगे। ये होगी एक मिसाल। If all green plants require sunlight for photosynthesis, then any green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis.
पहले जनरली बात की है कि ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट रिक्वायर होती है। तो कोई भी जो ग्रीन प्लांट होगा, जब उसको डार्कनेस अंधेरे में रखा जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं बनाएगा। सो दिस वाज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक गए थे और इसके अंदर हम स्पेसिफिक से जनरल में गएंगे। ठीक है, it is a reasoning from specific to general. It begins with specific observations and lead to formation of general principle. For instance, if we know that sparrows have wings, यानी पहले specific की बात हो रही है कि sparrow के पास जो है wings हैं, and our birds, और sparrow जो है वो bird भी है। तो फिर eagle, parrot, hawk को ये सारे birds हैं और इनके पास भी जो है वो wings होंगे। साइंस में ज़्यादातर बियोलॉजिस्ट जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस बनाने की वो कह रहे हैं टेक्निक्स हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इमेजिनेशन आ जाता है, एस्थेटिक प्रेफरेंस बना दिया है, ब्यूटी प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, कंपैरिजन एनालॉग विद प्रोसेसेस, किसी दूसरे प्रोसेस के साथ जो है वो कंपेयर करके देखना। फिर हाइपोथेसिस भी बनाई जा सकती है, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। साइंटिस्ट अगर किसी और चीज़ के लिए देख रहे हैं और उस दौरान जो है वो कुछ नई चीज़ निकल आना, तो उससे भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो ये सारे हाइपोथेसिस बनाने की कुछ उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं कि साइंटिस्ट इनको भी यूज़ करते हैं। और फिर जब हाइपोथेसिस बन जाती है इन टेक्निक से, उसको फिर टेस्ट किया जाता है। अब हाइपोथेसिस हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हाइपोथेसिस जो है वो इसकी रीजनिंग हो गई है, फॉर्मुलेशन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है थ्योरी। Repeated exposure of a hypothesis to possible falsification increases scientist confidence in hypothesis when it is not falsified. यानी कि hypothesis को बार बार जो है वो चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि शायद ये गलत हो जाए, और अगर वो गलत ना हो तो उससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो कभी भी गलत साबित ना हो, तो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ ये ठीक होगा, हो सकता है ये ठीक हो। और फिर उसकी फर्दर हाइपोथेसिस की उस हाइपोथेसिस की फर्दर फॉर्मुलेशन की जाती है, और फिर एंड पे एक हमारे पास सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस आ जाती हैं जिनको हम थ्योरी कहते हैं। और एक गुड थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, यानी अपने बारे में एक्सप्लेन करने वाली होती है। वन ऑफ द मोस्ट important feature of good theory is that it suggests new and different hypotheses. A theory of this kind is called productive, यानी थ्योरी की टाइप बता रहा है प्रोडक्टिव थ्योरी। और ऐसी प्रोडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कि अब न्यू हाइपोथेसिस को जो है वो जनरेट कर सके। ठीक हो गया। तो थ्योरी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लॉ। इफ़ इवन अ केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी इंटरेस्टिंग गोज ऑन। थ्योरी बन भी जाए फिर भी जो है वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो गलत हो जाए। ठीक है, अगर जो है वो ये गलत ना हो तो साइंटिस्ट इसको एज अ चैलेंज लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है और उस पर वो क्या करते हैं, इस पर और एफर्ट डालते हैं कि हो सकता है ये जो है वो कहीं से गलत साबित हो जाए, कहीं से इसको डिसप्रूव कर सकें हम। If a theory survives this skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law. अब तमाम शक व शुबहात अगर जो है वो थ्योरी जो है वो दूर कर दे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के जो है वो परफॉर्म किए जाएं और वो जो है वो एक्सपेरिमेंट से कोई जो है वो खला ना निकले, यानी हर चीज़ को जो है वो एज इट फिट आ जाए, तो फिर वो थ्योरी जो है वो लॉ बन जाती है। और साइंटिफिक लॉ जो होता है वो कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर होता है, यानी कि वो एक चीज़ पक्की हो जाती है, उसको हम फर्दर ना टेस्ट कर सकते हैं, वो एक फैक्ट बन जाता है, हकीकत बन जाती है नेचर की। और ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, यानी अब इम्पॉसिबल टू डिनाई, अब इसको हम डिनाई नहीं कर सकते लॉ को। बायोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है इसके अंदर बहुत कम आपको लॉज मिलेंगे क्योंकि लाइफ जो है उसकी नेचर इल्यूसिव है, यानी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर आप कह लो, मतलब कि चेंजिंग होती रहती है, इस वजह से
लॉज जो हैं वो बहुत कम है बायोलॉजी में, और ये इसीलिए है क्योंकि लॉज जो होता है वो कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, ठीक है, कि नेचर के बारे में हकीकत होना, और नेचर जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए लॉज कम है। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल लॉ, ठीक है, और इसको हम जो है वो आगे जाके फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हमने पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि हाइपोथेसिस से कैसे थ्योरी बनती है, और फिर वो एक लॉ बन जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।